नमस्कार, होलमिन टीवी में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं और बात करेंगे नोएडा की। नोएडा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित महाकौतिक 2025 में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने जनता को बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी अतिवृष्टि होती है, कभी भूस्खलन होता है, कभी हिमस्खलन होता है, कभी जल भराव हो जाता है। तो इन सब आपदाओं का सामना करने के बाद भी पिछले 4 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिसकी गूंज आज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है। ये हम सभी के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि नीति आयोग की वर्ष 2023 की रैंकिंग में जो इंडेक्स भारत सरकार का नीति आयोग बनाता है, उसमें देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही आज हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त करने के साथ ही मत्स्य विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड देवों की भूमि है। और आप सब में से भी, भले आप यहाँ रहते हैं या इसके अलावा देश के किसी भी कोने में कोई भी रहता हो, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, आप अगर उसको बताएंगे सामने वाले को कि हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज देवभूमि के थे, हमारा पैतृक स्थान उत्तराखंड है, तो उनके देखने का भाव बदल जाएगा। आपके प्रति एक श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, आस्था का भाव उनके मन में भी आएगा, विचारों में भी आएगा और उनके हाव भाव में भी आएगा। तो इसलिए देवभूमि की पवित्रता से कोई समझौता हम नहीं कर सकते। हमने स्पष्ट कहा है कि धर्मांतरण, दंगा फैलाने वाली सोच, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी कट्टर और राष्ट्र विरोधी मानसिकताओं को देवभूमि में किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून जैसे सख्त कानून बनाए हैं और बिना दबाव के उन पर कोई प्रकरण आने पर कार्रवाई भी की है। लेकिन यही बात उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी को चुभती है, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति नहीं, उन्हें केवल अपना वोट बैंक वहां दिखाई देता है। कांग्रेस ने अपने समय में वहां की डेमोग्राफी से बहुत खिलवाड़ किया। जहां कोई अस्तित्व नहीं था, वहां भी ऐसे लोगों को बसाने का काम किया। आज जब हम अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक हमने बड़ी कार्रवाई करी है। सभी सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण थे, बड़े पैमाने पर उनको हटाए हैं। 10,000 एकड़ से अधिक जमीन हमने लैंड जिहादियों के पंजों से मुक्त करवाने का काम किया है। तो उन्हें इसमें भी दर्द हो रहा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरे रहते हुए देवभूमि उत्तराखंड की 1 इंच जमीन भी जिहादी मानसिकता वाली मुगलिया सोच को हम किसी भी कीमत पर देवभूमि में पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, हमने सबसे पहले देश के अंदर उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है कि जहां रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, कोई किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून हमने लागू कर दिया है। और ये कानून जैसे देवभूमि उत्तराखंड से सबसे पहले गंगा जी निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता का एक कानून आने वाले समय में पूरे देश को किसी न किसी स्तर पर लाभ देने का काम करेगा। इसी प्रकार हमने नकल माफियाओं का सख्त कानून वहां बनाया है, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से देवभूमि को बदनाम करने वालों को
देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। ऐसे अनेक काम हमने राज्य के अंदर किए हैं, लेकिन आप सबको पता है वहां पर पहले के समय में किस प्रकार से डेमोग्राफी का नुकसान हुआ है। अब किसी भी कीमत पर वहां की डेमोग्राफी को नुकसान नहीं होने देना है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष से हमने पिछले 2 वर्षों से एक काम शुरू किया है कि जितने देश भर के और दुनिया भर के हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उन सभी का एक दिन हम वहां पर सम्मेलन करते हैं, उन सबके सुझाव लेते हैं। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने अपने गांवों से जुड़िए, अपने पैतृक स्थानों से जुड़िए और सरकार के स्तर पर जो भी सहयोग आपको चाहिए निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर किया जाएगा। और अनेक लोगों ने अपने पैतृक गांवों की ओर फिर से रुख किया है और अनेक गांवों को गोद लेकर उन गांवों को विकसित करने की दिशा में अपना योगदान भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में नफरत नहीं, हम संस्कार चाहते हैं, हम विभाजन नहीं एकता चाहते हैं, हम देवभूमि को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। यही हमारा संकल्प है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से बहुत आभार व्यक्त करते हुए पूरी पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था का कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और शानदार यहाँ पर आयोजन किया। आप सबको बहुत इस पूरे महाकौथिक की सफलता की शुभकामनाएं करता हूं कि ये कौथिक जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया है अपने उद्देश्यों में निश्चित रूप से सफल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महेश शर्मा जी का भी विशेष रूप से वो हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका भी एक बार फिर से मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के नव नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने के बाद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक युवा पार्टी है और हर कार्यकर्ता का सम्मान भी करती है। पार्टी में कार्य कर रहे हर उम्र के कार्यकर्ता की कार्य पद्धति भी युवात्मक हो जाती है। उन्होंने बताया कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद निश्चित ही देश में एक अच्छा माहौल बन रहा है और युवाओं में भारी जोश है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है और जब बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार सा जोश है और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है कि इस पार्टी के अंदर नेता पेट से पैदा नहीं होते हैं। नेता जो है कार्यकर्ताओं के बीच से सीख कर आगे बढ़ता है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ये प्रक्रिया बीजेपी ने पहली बार नहीं की है, बल्कि आज़ादी के बाद कई दौर में देश भर में ये कार्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का विरोध समझ से परे है, क्योंकि ये प्रक्रिया किसी वर्ग विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए है। देखिए, जहां तक एसआईआर का विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी ने केवल पहली बार नहीं किया है। हम देखते हैं कि देश की आज़ादी के पश्चात 1952 में भी एसआईआर हुआ है, 57 में भी एसआईआर हुआ है, 61 में भी एसआईआर हुआ है, 65-66 में भी एसआईआर हुआ है, 88-89 में भी एसआईआर हुआ है, 2002, 3, 4 में भी एसआईआर हुआ है। और जो कांग्रेस का मानना है, कांग्रेस क्या चाहती है, या तो एसआईआर को जो उनके कार्यकाल में ही लागू हुआ था उसको नहीं मान रहे। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है कि जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम मतदाता सूची में आए। कांग्रेस क्या चाहती है कि जो भारत का नागरिक नहीं है वो मतदाता सूची में आए। क्या चाहती है कांग्रेस? जो घुसपैठिए हैं वो मतदाता सूची में आए। आखिर किसी वर्ग विशेष को फोकस करके एसआईआर नहीं लाया गया है। निश्चित रूप से जो घुसपैठिया होगा, जिसने मतदाता सूची में अपना नाम गलत तरीके से किया होगा, फर्जी तरीके से किया होगा, वो मतदाता सूची से उसको बाहर किया जाएगा। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए? और जबकि एसआईआर की प्रक्रिया जो हुई वो कांग्रेस के शासनकाल में ही आई। अब कांग्रेस अपने अंदर क्यों भ्रम पाल रही है, ये हमारी समझ से परे। बढ़ते आगे, खबर मसूरी से है, जहां मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पटरी व्यापारियों के समर्थन में शहीद स्थल
झूलाघर पर सांकेतिक धरना दिया और स्थानीय प्रशासन और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी से बातचीत कर पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित करने और पात्र लोगों को इसमें समायोजित करने की बात कही। इस दौरान पटरी व्यापारियों की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनकी रोजी रोटी बचाने और उनके संघर्ष में शामिल होने की अपील की, जिस पर उन्होंने उनके आंदोलन में शामिल होने और उनकी लड़ाई में हर कदम साथ देने का वायदा किया। आज भी कहा है कि हम वेंडर्स के साथ हैं। हमारी स्थानीय कांग्रेस का सब लोगों का, जिसमें हमारे पूर्व विधायक भी सम्मिलित हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्मिलित हैं, पूर्व अध्यक्षगण सम्मिलित हैं और जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं अलग अलग पदों के लिए, वो सारे लोग सम्मिलित हैं। सबका सम्मिलित निर्णय है कि यदि वेंडर्स को यहाँ से बलपूर्वक हटाया जाएगा तो हम इनके साथ संघर्ष करेंगे। संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी, जिस तरीके की स्थिति आएगी उस तरीके से तय कर लिया जाएगा, जिसमें भूख हड़ताल से लेकर के सड़क जाम से लेकर के हर स्थिति आ सकती है, गिरफ्तारी भी आ सकती है। हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। बताने क्यों नहीं आए? गड़बड़ करने वाला तो यहीं पे ना, वेरीफाई करने वाला। हाँ। मेरा आना चाहिए था, मेरा उम्र भी गया। जो आजकल आ रहा है वो लोग पहले तो यहाँ कैसे था, सर्दी में सुनसान हुआ करते, तभी मैं बच्चों के साथ बैठते थे सड़क में करके, मेरा उम्र भी गया। आपके पति की भी तबीयत खराब है? तबीयत खराब है, वो बेचारे में 3 बार ऑपरेशन हो रखा है, वो बोलते नहीं है, उठते भी नहीं। काफी परेशान है आप? मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मैं ताला मार के आ रखा, घर पे कोई नहीं। मेरा नाम नहीं आएगा तो हम जाम लगाएंगे, धरना करेंगे, ठीक है सर। जब तक हमारी व्यवस्था नहीं हुई तब तक हम कैसे चुपचाप बैठे? नहीं, अब सही है कि गलत तो है? क्या माल रोड की जगह अन्य जगह व्यवस्था मांग रहे हैं? माल रोड तो नहीं चाह रहे? अगर अन्य जगह हमारी भी व्यवस्था कर दो तब हम भी तैयार हैं, ठीक है। लेकिन जब तक हमारी व्यवस्था नहीं हुई तब तक हम नहीं जाएंगे कहीं। कहाँ जाएंगे हम? हमारा सामान है, एजेंट को भी हमें जवाब देना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे हम? भैया सबसे पहले तो हमको जरूरत है, हम तो रोड से हटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटे जाएंगे। और जो मेन बात है, ये टीबीसी मेंबर है, ये टीबीसी मेंबर यहाँ भेदभाव कर रहे हैं। अभी तो अंदर जब मैंने कुछ बात करी तो वो बिल्कुल टेबल पीट रही है अंदर। अगर हम बात करते तो एसडीएम बोलता है कि इनको बाहर फेंको सीधा उठा के। अब उसने टेबल पीटी है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उसको भी उठा के बाहर फेंक सकते थे ना। ये भेदभाव एसडीएम से अभी भेदभाव हो रहा है। अगर हमने मुंह से आवाज निकाली, अरे फेंको इनको बाहर, फेंको उठाओ इनको बाहर फेंको, अब इसको क्यों नहीं फेंका बाहर? जब इसने टेबल पीटी वहाँ पे तो इसको भी तो बाहर फेंक सकते थे ना। मीन है ये, कोई जांच नहीं है, कोई IT वाला जांच नहीं करते। मीन है नगर पालिका, ये और कोई नहीं जांच नहीं करा। ये टीबीसी मेंबर है, टीबीसी मेंबर आज बोले कि तुम लोगों ने हमको बनाया। हमने कोई किसी को नहीं बनाया है, इन्होंने झूठ मूठ हमने साइन करवाया है कि हम टीबीसी मेंबर है, तुम साइन करो। हमको इतना 20 तारीख को नहीं हटने वाले? बिल्कुल नहीं हटेंगे, हमको जरूरत है भैया, हमने रोड दुकान। चमोली में ऐतिहासिक विकास मेले का आगाज हो गया है। मेले का शुभारंभ बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटेला ने किया। बंड भूमियाल देवता की पूजा अर्चना के साथ 24वें बंड विकास मेले का भव्य आयोजन किया गया, जहां महिला मंगल दलों, स्कूली छात्र छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी। मेले में 40 गांवों की महिला मंगल युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 7 दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में व्यापारिक दुकानें लगी हैं। सरकारी स्टॉलों से भी लोगों को सरकार की ओर से संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। के जो मेले होते हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विशेषकर औद्योगिक समृद्धि और संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखोगे कि इस तरह के मेलों से जो हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारे विभागों की योजनाएं लगती हैं, उनका एक जगह पे लोगों को लाभ मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जो हमारी संस्कृति है, उसके लिए लोग, तमाम लोग, चाहे वो गांव की महिलाएं हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे और भी लोग हैं, उन लोगों को ये मंच मिलता है और ये विकास के लिए एक रोड मैप है और इसमें लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। थैंक यू। देखो, आज हमारा उद्घाटन हो गया मेले का। ये 7 दिन चलेगा निरंतर और इसमें जो है कि सारे क्षेत्र के लोग हमारे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का हो, हम सब एक हो जाते हैं। हम एक होके काम करते हैं कि कहते ये हमारा जो गांव का मेला है, हम उसको पार्टियों में नहीं वो करते हैं, विभाजन नहीं करते हैं।
क्योंकि इस मेले से मेरे क्षेत्र का विकास होगा। मेरे क्षेत्र की कई पीढ़ाएँ, मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम उनके माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास की बात कर सकते हैं। हमारे सांसद जी आएंगे, हमारे माननीय विधायक जी आएंगे, सब लोगों से सब लोग इस मंच में आते हैं, तो हमारे इस क्षेत्र का विकास हुआ है, इस फील्ड का विकास हुआ है। यहाँ तमाम जगह अभी तो मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा आपको कि संगठन की उपलब्धि क्या है। संगठन ने आज तक एक गांव हमारा पंड क्षेत्र में ऐसा नहीं छूटा है कि जहां अभी मोटर रोड नहीं पहुंची, तो सारे संगठन की देन है। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने समर्थकों के साथ बाजपुर सीओ कार्यालय पहुंचकर सचिन कोहली हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीओ वैभव सैनी का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोतवाली गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। उन्होंने विपक्ष की जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए और किसी निर्दोष को जेल न भेजा जाए। 23 नवंबर को रुद्रपुर की कोतवाली के सामने रमपुरा बस्ती, वहां से एक युवक किशन की बारात आपके बाजपुर में टोपा कॉलोनी में आती है। और टोपा कॉलोनी में जब बारात पहुंची तो वहां कुछ आपसी अंतर्द्वंद हो गया, युद्ध हो गया, और उसमें जो बारात के सेवा का आयोजन था एक ऐसी छत पे था जिस पर चार दीवारी नहीं थी, और वहां कुछ किसी बात को लेकर मतभेद हो गए, मारपिटाई चालू हो गई टोपा कॉलोनी में, और एक युवक सचिन कोहली की मौके पे डेथ हो गई। पहले उसके साथ मारपिटाई की गई, फिर 17 फुट ऊंची छत से उसको नीचे गिरा दिया। छत की चार दीवारी भी नहीं थी, तो जब वो नीचे गिर गया तो उसी समय उसके प्राण निकल गए। मतलब वो बहुत ज़्यादा 90% इंजर्ड हो गया। फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 तारीख को ही उसको रुद्रपुर के गौतम हॉस्पिटल में ले गए, और गौतम हॉस्पिटल के बाद उसको राम मूर्ति हॉस्पिटल भौजीपुरा बरेली में ले गए, लेकिन उसके प्राण नहीं बच सके। तो 28 तारीख को उसका निधन होता है। 23 तारीख को ये बारात में घटनाक्रम लड़ाई होती है, और 28 तारीख को उसका निधन हो जाता है। उसके निधन के बाद परिवार बहुत ज्यादा। और चलिए फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।